हेलो एवरीवन, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है C3 बाय विजय, दैट इज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बाय वर्षा जैन। आज का टॉपिक जैसा कि दिख रहा है दैट इज बजट 2021 और बहुत गहमा गहमी चल रही है कि सरकार ने क्या किया, आम आदमी के साथ क्या नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बजट के साथ साथ लर्निंग प्रोसेस में आगे ले चलूं, मैं कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जब तक आपको मंजिल पे चलने से पहले पता ना चले कि ये मंजिल जाने कहाँ वाली है, तब तक उस मंजिल के रास्तों पे मज़ा नहीं आता। राइट। तो मैं आपको एज अ मेंटर आपको बताना चाहती हूँ कि बजट के पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, समझाने वाले के भी और समझने वाले के भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आम आदमी हैं तो आप जानना चाहते हैं भैया हमें तो मोटा मोटा बता दो सरकार ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, टैक्स मुझे अब कितना देना है, सेम है या बदल गया, बदला तो कितना बदला। वहीं अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव है मैम सिंपल सा बता दो रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, राइट, पूंजीगत क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। जो जिन्हें ये टर्म नई नई लग रही है वो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोशिश है बताने की कि ये टर्म्स भी समझाई जाएंगी। लेकिन 11th-12th का बच्चा एक्सपेक्ट करेगा कि बजट में उसे ये बताया जाए इस लेक्चर से। फिर बात आती है एक थर्ड कैटेगरी की, जो एक ऐसी कैटेगरी है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, जिसके पेपर में 2 से 4 क्वेश्चन बजट के आने वाले हैं। उसे बेसिक के साथ साथ टेक्निकलिटीज भी चाहिए, उसे डिटेल में चाहिए मैम, विस्तार पूर्वक बताइए, एक्सप्लेनेशन दे दे के बताइए कि सरकार ने कितना पैसा किस पे खर्च किया, और अगर हो सके तो तर्क भी दीजिए, लॉजिक भी दीजिए कि वो जस्टिफाइबल है या नहीं है। अब ये लेक्चर किस सेक्शन के लिए, पहले, दूसरे या तीसरे? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत कोशिश करके इस लेक्चर को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि ये तीनों ही कैटेगरीज के पर्पस सॉल्व करेगा 95% तक। 5% के लिए हम लाएंगे बजट पार्ट 2। बजट पार्ट 2 में हम क्या लाएंगे, हम बेसिक थ्योरी लाएंगे, भाई रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, पूरा डिटेल में। कितने लेक्चर है यूट्यूब में जिसमें मोटा मोटा बता दिया जाता है भैया ये इतना है, ये इतना है, लेकिन क्या है, कोई समझाएगा? लेकिन समझाने के नाम पे इतने लोग आगे नहीं आते। तो पार्ट 2 में आपको पूरा बेसिक समझाया जाएगा, पूरी थ्योरी समझाई जाएगी। रही बात टेक्निकलिटीज की, तो भाई 95% टेक्निकलिटीज सारे इंक्लूड है इस लेक्चर में, कुछ छोड़ दी है पार्ट 2 के लिए। तो इस लेक्चर के एंड तक, चाहे आप आम आदमी हो, चाहे आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, या फिर आप हो एक ऐसे स्टूडेंट जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बजट तैयार कर रहा है, दिस लेक्चर इज फॉर यू ऑल। 95% तक ये आप सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। बचा 5%, उसके लिए मैं वादा करती हूँ आपके लिए आएगा बजट पार्ट 2। लेकिन वादा करने से पहले मैडम ये तो बताओ कि इस पार्ट में क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है बजट 2021। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बजट है, जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो बजट है ये हर साल होता है फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और ये बताता है कि आने वाले साल में कहाँ कहाँ से पैसा आने की उम्मीद है और कहाँ कहाँ पे पैसा जाने की उम्मीद है। सरकार भी एक तरीके का आम आदमी ही है, जैसे कि आप हो गए, जैसे कि मैं हो गई। जैसे कि मंथली पॉकेट मनी मिलते हैं, हम सोचते हैं ना भैया हम आने वाले महीने में इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करेंगे, सरकार का भी सेम हाल है। राइट, वही वाला फंडा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। तो आम आदमी को पहले ही गणित लगाना पड़ता है कि भैया सोच के चलो कहाँ कितना खर्च करना है और कहाँ से कितना आने वाला है, इसी को बजट कहते हैं। अगर बात करें 2016 तक की, 2016 तक बजट आता था लास्ट डे ऑफ फरवरी तक, राइट। लेकिन 2016 के बाद यानी कि 2017 से अरुण जेटली जी ने कहा कि भैया अब से 1 फरवरी को आएगा, और सबने उनकी बात मान ली। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि रेल बजट अलग से आता था, लेकिन 2017 में अरुण जेटली जी ने जब बोला कि भैया लास्ट डे नहीं, अब फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में बजट आएगा, तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि रेल बजट भी इसके साथ ही आ जाएगा, भैया अलग अलग मेहनत नहीं करनी, एक ही में हम दोनों सलटा देंगे। यानी कि ये दोनों अमेंडमेंट बोली जाए, बड़े बड़े चेंजेस, वो 2017 से हुए। ठीक है, एक बजट 1 तारीख से आना शुरू हुआ, 1 फरवरी से, और दूसरा रेल बजट भी
जो नॉर्मल बजट था उसके साथ आने लगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाई बजट इज ऑल अबाउट कहाँ कितना पैसा आने वाला है, कहाँ कितना पैसा जाने वाला है। तो भैया अगर आप देखिए कि रुपीज कम्स फ्रॉम, सबसे बड़ा जो आपको फ्रैक्शन दिखेगा इस डायग्राम का वो दिखेगा 36% बोरोइंग से। और ये बहुत टेंशन की बात है यार कि तुम्हारे पास जितना पैसा आ रहा है उसका मेजॉरिटी ऑफ द चंक बोरोइंग से आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको इंडिया की पोजीशन दिखाता है, कहीं ना कहीं अंदर सवाल खड़ा करता है कि भैया इंप्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की कितनी जरूरत है। सेकेंड नंबर पे देखिए कहा गया है जीएसटी। भैया जीएसटी जब से आया है सरकार के व्यारे न्यारे हो रहे हैं, बहुत सारा रिवेन्यू कलेक्शन होता है। 15% ऑफ द रिवेन्यू, मतलब रुपी जो है, पैसा जो है, वो जीएसटी से आ रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सरकार के लिए। तीसरा अगर आप देखेंगे तो भैया इनकम टैक्स है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तुमने कमाया है भाई तू ही टैक्स भरेगा, दैट इज इनकम टैक्स। तो किसी पे टाल नहीं सकता, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। सब कुछ डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस फ्लो के साथ चलिए, डेटा जितना हो समझिए, लॉजिकल रीजनिंग समझिए, कैसे लॉजिक आ रहा है, कैसे लॉजिक जा रहा है, दैट इज। तो मोटे मोटे सेक्शन बताए गए हैं, कहाँ पे कितना पैसा, कहाँ पे कितना। एक और है ये नंबर 4 पे आप देखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स अर्थात प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कितना टैक्स दे रही है, ठीक है। इनकम टैक्स इनकम पे दिया जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट पे दिया जाता है। प्रॉफिट कौन कमाएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, बिजनेसमैन कमाएगा, बिजनेस वाला कमाएगा। तो सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स देता है, प्रॉफिट कमाने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स देता है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट टैक्स है, जो कंपनी कमाएगी वही देगी, वो किसी और पे टाल नहीं सकती, राइट। इसके बाद चलते हैं रुपीज गोज टू, रुपी कहाँ कहाँ गया। तो भाई देख ऑब्वियस सी बात है, तो ध्यान दे यहाँ पे, समझ यहाँ पे कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द चंक आपने बोरोइंग ली है और अगर आप शरीफ हो, शर्तें लागू, तो भाई मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो है वो आपका ब्याज देने में ही जाएगा ना। तो डायग्राम दिखा रहा है भाई 20% आपका इंटरेस्ट पे जा रहा है, राइट। उसके बाद आपका सेकंड कहाँ जा रहा है? जो आपकी स्टेट्स का हिस्सा है टैक्सेस में, राइट। ऐसे करते करते ये सारे सेगमेंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। 8% आपका डिफेंस में गया, 9% आपका सब्सिडीज में गया, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट आगे बढ़ाने के लिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा क्या है भैया? मुद्दा टॉपिक है बजट 2021। और जिस तरीके से हर कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक बैक की कहानी होती है, उसका बाप था, उसकी माँ थी, ये वो सब कुछ, वैसे भैया बजट की भी कहानी होती है। और कहानी कुछ आधार पे यानी कि स्तंभ पे यानी कि फाउंडेशंस पे डिपेंडेंट होती है। की हाइलाइट्स यानी कि किन फाउंडेशंस पे, किन स्तंभों पे हमारा बजट खड़ा है। तो भाई 6 पिलर्स हैं सरकार ने बनाए। क्या है आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इट्स जस्ट लाइक की पिक्चर अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो जो पहला आधार इस बजट में मेंशन किया गया वो किया गया हेल्थ एंड वेलबींग। आपने कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, राइट। हमें बचपन से पता थी, सरकार को भी बचपन से पता थी, लेकिन हाँ बजट में रियलाइज करने में शायद थोड़ा लेट हो गया। कोविड-19 के बाद रियलाइज हुआ ये, और शायद कोविड-19 की वजह से रियलाइज हुआ कि भैया बाकी सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो सेक्शन है जिसको बहुत डेवलपमेंट, बहुत ग्रोथ की या फिर बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग। और वही सरकार ने बजट का पहला आधार लिया, हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लिया, ये हम बाय द टाइम करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहला करवाती हूँ, दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग। तो भैया चर्चा हेल्थ एंड वेलबींग की होगी। सरकार ने कहा कि भाई हम 137% इंक्रीज करेंगे अपना खर्चा 2021 में। किस पे? हेल्थ और वेलबींग पे। मतलब आज की डेट में खर्चा रहेगा 223,846 करोड़, 2,23,846 करोड़। बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो पिछले साल से 137% ज्यादा है। ऑल क्रेडिट गोज टू कोविड-19। बहुत खूबसूरती से उसने बता दिया कि तुम लोग कितना पीछे हो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। बट थैंक्स गॉड सरकार ने इसको रियलाइज किया और अब वो इस
क्षेत्र पर अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो खर्चा है, वो ज्यादा बढ़ा रही है। उसके बाद स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग। भैया कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? तो पहला तो वैक्सीन, अभी खबरों में बहुत है, आपको मालूम है, मेड इन इंडिया का वैक्सीन है और 35,000 करोड़ उसके लिए रखे जाएंगे। हालांकि बोला है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने कि भैया ज्यादा की जरूरत पड़ी तो ज्यादा भी देंगे, लेकिन आप मोटा मोटा कोट कर दे 35,000 करोड़ तो देंगे ही देंगे, राइट। उसके बाद एक मेड इन इंडिया एक और वैक्सीन बनी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है एक बीमारी की जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए है, और अभी सिर्फ 5 राज्यों में है, लेकिन 5 राज्यों से बढ़ाकर इसको पैन इंडिया कर देंगे, पूरे इंडिया में, ताकि हर स्टेट के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो इस बीमारी से मरते हैं, देखिए ना, दावा किया गया है कि 50,000 बच्चों की जो मौतें हैं वो अवर्ट होंगी, मतलब इसको टाल दिया जाएगा इस वैक्सीन से, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर बचपन से ही आपको एक एक अच्छा हेल्थ मिलेगी, एक अच्छा फाउंडेशन मिलेगी हेल्थ की, तो फ्यूचर जो होगा इंडिया का वो बेटर होगा हर हाल में। तो उसी की कोशिश है। उसके बाद आता है हेल्थ सिस्टम पे हम बात करें तो 64,180 करोड़ 64,180 करोड़ का खर्चा, आउटले मतलब खर्चा, किस लिए? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में 6 साल के लिए खर्चा है, 2021 से शुरू करेंगे, 6 साल तक टोटल 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस योजना में। अगेन हेल्थ इज द मोटो कि भैया हमें हेल्थ के हर सेक्शन पे काम करना है, अब बुनियादी से लेकर एडवांस तक, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत आए तो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको टैकल कर पाए। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो मिशन पोषण 2. नोट टू बी लॉन्च, यानी कि 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। अब मिशन पोषण है क्या? तो ये एक मुहिम है कि जो गर्भवती महिला होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उस स्टेज पे इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो कुपोषित हो जाते हैं, राइट, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, और जब वो बॉडी बचपन में ही इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती तो फ्यूचर उसका कुछ इतना अच्छा रह नहीं पाता। तो मिशन पोषण 2.0 में क्या किया गया है कि भाई ये अगेन एक मुहिम है, यहाँ पे 2 जो ऑलरेडी मिशन थे उनको कंबाइन करके मिशन पोषण 2.0 बना है। अगेन किस लिए? प्रेग्नेंट वुमेन्स और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, ताकि वो एक सुदृढ़ भारत की बुनियाद को रख पाए। उसके बाद आता है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, जल जीवन मिशन अर्बन, यानी कि शहर में जल जीवन मिशन। लास्ट बजट में भी इसका विवरण था, इसका डिस्क्रिप्शन था, अभी भी है कि भैया शहरों में जो टैप वाटर आता है, देखिए बहुत सी जगह है, मे बी आपके घर में हो, मेरे घर में हो, लेकिन कई घर है जहाँ पे टैप नहीं है, जहाँ नलके नहीं है, जहाँ पे सरकारों को या फिर एमसीडीज को पानी के टैंकर भेजने पड़ते हैं। तो वहां पर जल जीवन योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत उन तक टैप वाटर, यानी कि नलके का पानी, अपना नल अपना पानी पहुंचाया जाएगा, और इस पर देखिए एक भारी रकम लगाई गई है, दैट इज 287,000 करोड़ आने वाले 5 सालों में लगाई जाएगी, राइट। उसके बाद स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यहाँ पे भी 5 सालों में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, दैट इज अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पे। ये आपको मालूम ही है, टॉयलेट्स बनाने के लिए, सफाई रखने के लिए मुहिम आई थी, ताकि इंडिया जितना खूबसूरत है उससे और खूबसूरत दिख सके, राइट। उसके बाद क्लीन एयर, भाई देख हेल्थ और वेलबींग की बात हो रही है तो हर चीज की बात होगी ना, हर एट्रीब्यूट की बात होगी, पानी साफ हो, हवा साफ हो, ठीक है। तो क्लीन एयर की बात है भाई, 42 अर्बन सेंटर, यानी कि 42 ऐसे राज्य जिन पर 10 लाख से ज्यादा आबादी है, ठीक है, उनमें एयर पॉपुलेशन टैकल करने के लिए इतना करोड़ रुपया, यानी कि 2217 करोड़ रुपया साइड में रखा जाएगा उनमें, ताकि एयर पॉल्यूशन कम किया जा सके। ये बहुत बेसिक सी बात है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होता है उतना ज्यादा आपको एयर पॉपुलेशन मिलेगा वहां पे, या किसी भी टाइप का पॉल्यूशन, मुझे माफ कीजिएगा, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन को थोड़ा सा मिक्स कर गई मैं यहाँ पे। तो भैया जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, उतने टाइप का पॉल्यूशन आपको वहां पे ज्यादा मिलेगा, इसलिए जो क्राइटेरिया रखा है वो 10 लाख प्लस पॉपुलेशन का रखा है, ठीक है। उसके बाद आया स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बोले तो इसको ऐसे समझिए कि जितना पुराना व्हीकल होता है वो उतने ज्यादा पॉल्यूशन इनहेंस करता है ना, धुआं ज्यादा निकलता है, लेट स्टार्ट होता है, टाइमली परफॉर्मेंस नहीं देता, एफिशिएंसी नहीं देता। तो सरकार ने बोला है, समझना इसको, कि अगर तुम्हारा व्हीकल, अब दो तरीके के व्हीकल होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है कमर्शियल। पर्सनल मतलब जो मेरे घर पे मेरी स्कूटी खड़ी है ना, मेरे घर पे मेरी कार खड़ी है, जिसको मैं चलाऊंगी या मेरी फैमिली चलाएगी अपने खुद के लिए। और दूसरा होता है कमर्शियल। बोले तो भैया मैंने एक कार ली है, कैब की तरह यूज होती है, उसकी जो सामने की जो पट्टी है जहाँ पे उसका नंबर लिखा होता है वो येलो कलर की है। येलो मतलब कमर्शियल है, उस पर दूसरे यात्री सफर करते हैं, मैं पैसा कमाती हूँ, राइट। तो अगर आपका पर्सनल व्हीकल है और 20 साल पुराना है तो आपको फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है। और उस फिटनेस टेस्ट पे अगर वो फेल होता है तो भैया खुशी खुशी तुम वॉलंटरी उसको स्क्रैप कर दो, साइड में कर दो। ठीक उसी तरीके से कमर्शियल है तो 15 साल बाद टेस्ट करो, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है भैया, वजे वजे। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो फेल है, और फेल का मतलब है आपको उसको स्क्रैप करना पड़ेगा वॉलंटरी। ये पॉलिसी पॉलिसी इसको लेकर है। तो अगर आप मोटा मोटा ध्यान देना तो आपको समझ में आएगा कि जो पहला पिलर था हेल्थ एंड वेलबींग, उसने सारे एट्रीब्यूट्स को कवर किया है। हेल्थ सिस्टम को, वैक्सीन को, स्वस्थ भारत को, क्लीन एयर को, स्क्रैपिंग पॉलिसी को, तो ये सारे एट्रीब्यूट कवर किए गए, ये सारे मापदंड यहाँ पे पैरामीटर किए गए किसमें, हेल्थ एंड वेलबींग में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम जा रहे हैं दूसरे पिलर पर। दूसरा पिलर है फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अगर कहावत पूरी बोलूं तो कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो घर में माया कैसे आएगी, उसी के ऊपर दूसरा पिलर है। ठीक है, फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना सुदृढ़, जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपकी आधारभूत संरचना होगी, उतना बेहतर आपका प्रोडक्शन होगा। जितना बेहतर प्रोडक्शन होगा उतना बेहतर इनकम होगी, जितनी बेहतर इनकम होगी उतनी बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, और जितना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतना ही अच्छा देश का विकास, ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट, वो सब होगा, राइट। तो दूसरा जो आया वो आया फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक व वित्तीय पूंजी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना। तो यहाँ पे सबसे पहले आया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार को ये फील हुआ कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, कोविड-19 ने रियलाइज करा दिया कि बहुत सी वीकनेसेस हैं और ऐसे नहीं चलेगा, और अगर हमें स्ट्रांग होना है तो हमें हर हाल में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। एक बात आप समझिए, जरा अच्छे से समझिए कि जो प्रोडक्शन है वो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन। बैकबोन है तो मैं आपके सामने खड़ी हूं, वरना खड़ी भी नहीं हो पाती, राइट, शायद बोल भी नहीं पाती। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भैया एक इकोनॉमी स्ट्रांग तब होती है जब उसका प्रोडक्शन स्ट्रांग होता है। प्रोडक्शन स्ट्रांग कब होगा, जब उसे पैदा करने वाली यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। जितने स्ट्रांग पेरेंट्स होंगे, जितने संस्कारी पेरेंट्स होंगे, वो उतने ही संस्कार अपने बच्चों को देंगे। नॉर्मल सी बात है, राइट, ये बहुत बेसिक सी बात है। तो जहां पे प्रोडक्शन स्ट्रांग वही पैदा होगा। प्रोडक्शन क्या हो गया, बच्चा हो गया किसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, यानी कि बनाने वाली जो भी मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली यूनिट्स होती हैं, जो भी कपड़ा बनाने वाला, जूता बनाने वाला, मसाले बनाने वाला, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार यहाँ पे स्कीम लाई है। क्योंकि सरकार को लगा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग हो, और फिर अगर फिर से कभी ऐसी कोई दिक्कत आए तो हमारी हालत इतनी खराब ना हो जाए जितनी इस बार हुई, राइट। हालांकि सबकी हालत खराब हुई, लेकिन हम तो अपना देखेंगे ना, हम तो अपनी गलतियों पे काम करेंगे। तो इसीलिए दूसरा जो आया वो आया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि तुम प्रोडक्शन करो, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। तुम बस भैया प्रोडक्शन करो, तुम लाओ आइडिया, तुम करो प्रोडक्शन, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे, फायदे देंगे, ताकि तुम फिर और प्रोडक्शन करोगे। वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने, राजा बेटा है, राइट। तो आत्मनिर्भर भारत
बनाने के लिए PLI आई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, कितने की 1.97 लाख करोड़ की आने वाले 5 सालों के लिए 13 सेक्टर में। ठीक है, फिर दूसरा जो यहाँ पे लिया, दूसरा पिलर ही चल रहा है बच्चा, ठीक है, उसके अंदर पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा टेक्सटाइल, एक टाइम था इंडिया टेक्सटाइल पे नंबर 1 पे आता था, ठीक है, धीरे धीरे बांग्लादेश बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन अगेन इंडिया चाहता है कि टेक्सटाइल में फिर से उसकी वही गरिमा बने जो बहुत पहले थी। ठीक है, अगर आप इंडिया के इतिहास पढ़ेंगे तो टेक्सटाइल बहुत खास रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे हिस्ट्री में, हमारी पहचान के लिए। तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसे मित्रा कहा गया, नाम मस्त है, ठीक है, वो लाई जाएगी, और 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। ठीक है, वही उनको प्रमोशन देने के लिए एक ऐसा एरिया जहाँ पे टेक्सटाइल को ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद तीसरा सेक्शन लिया हमने, अगेन मैं फिर बोल रही हूँ पिलर दूसरा ही चल रहा है, कंफ्यूज मत होना, उसमें तीसरा सेक्शन आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो रास्ते कह लो, बिल्डिंग कह लो, ठीक है, हर वो चीज जो तुम्हें पहले से स्ट्रांग बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, मेट्रो, रूट्स, ये सब, ठीक है, जितना स्ट्रांग होगा, जितनी जल्दी, मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाती हूँ, जितनी जल्दी एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। एक टाइम था कि जहां मैं रहती हूँ वहां पे मुझे फरीदाबाद जाने में, ठीक है, पश्चिमपुरी में रहती थी, एक जगह है, और फरीदाबाद जाने में मुझे 3 घंटे लगते थे, क्योंकि तब प्राइवेट बसेस चलती थी, ब्लू वाली, धक्का मुक्की करके, मतलब जिन पे बैठने के बाद अगर आप अपनी मंदिर पे पहुंच गए तो भगवान का शुक्राना करते थे, मैं भाई सही सलामत पहुंच गया। ठीक है, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ। और आज की डेट में अगर आप मेट्रो लेते हो तो हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब आप सोचिए उस मेट्रो ने उस रूट पे 1.5 घंटा बचाया। सिर्फ मेरा नहीं, मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों का। अब 1.5 घंटा हर शख्स का बचा, एग्जाम्पल दे रही हूँ मोटा मोटा, 1.5 घंटे को इंटू करिए, अगर 1 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, 1 करोड़ ज्यादा बोल दिया, 1 लाख, एक दिन में 1 लाख करते हैं, 1 लाख इंटू 1.5, इसका मतलब समझ रहे हैं, 1.5 लाख घंटे बचे। 1.5 लाख घंटे में क्या नहीं किया सकता, दुनिया बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है, राइट। तो आप जितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जितना जल्दी लोग को कम्युनिकेट करेंगे, मतलब जितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, उतनी जल्दी उतने ज्यादा आर्ट्स बचेंगे। आर्ट्स बचने का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी का बचना। वो प्रोडक्टिविटी किसी भी अच्छी चीज में लगाई जा सकती है, और इस दुनिया को, इस सोसाइटी को, इनफैक्ट अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, एक पॉलिसी है, 2019 में इसका व्याख्यान किया था, 2019 में, और अब इसी को एक्सटेंड करके 7400 प्रोजेक्ट्स में लाया गया, मतलब और प्रोजेक्ट्स में बढ़ाकर इसको टोटल 7400 प्रोजेक्ट में लाया गया कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की जाएगी। इसके बाद ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, DFI का पॉइंट क्या है जरा समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आपको पता है ना, कोई फ्लाईओवर हो, मेट्रो की लाइन हो, बनने में बहुत टाइम लगता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, बहुत टाइम लगता है। और ऐसे में क्या होता है, एक तो उनको टाइम बहुत लगता है, प्लस जब वो रिटर्न देने आते हैं, अब जितना बनने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा उनका रिटर्न देने में ना, क्योंकि जब वो एक बार चलेंगे फिर इनकम शुरू होगी, तो वो टेन्योर बहुत बड़ा हो जाता है, और इसीलिए लोग पैसा लगाने से कतराते हैं। आपसे कोई बोले पैसा दे दे, 10 साल बाद मिलेगा, अब पहली बात तो 10 साल में मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कितना मिलेगा, 10 साल में मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, बहुत से सवाल है यार दिमाग में। और इसीलिए DFI की जरूरत महसूस हुई। DFI का मतलब है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएगा, सरकार बनाएगी। 20,000 करोड़ उसके लिए अलग से रखे गए हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइमली पैसा मिलेगा तो वो बनेगा। वो इस चीज पे नहीं बैठेगा कि भैया मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना, धरती का सीना चीर कर आएंगे कि भैया कोई तो आएगा पैसे लगाएगा, वो वेट नहीं करेगा, राइट। DFI है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अप्रूव हो गया, पैसा लगाओ, DFI है ना, राइट। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है ना, तो बात होती है कैपिटल बजट की। कैपिटल बजट मतलब अगेन वो पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगाया जा रहा है।
कैपिटल, रेवेन्यू, ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी बजट पार्ट 2 में। ट्रस्ट मी, उसके बाद कोई भी टर्म आपको डराने की कोशिश तक नहीं करेगी, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट लाउड एंड क्लियर होंगे, बिल्कुल कंक्रीट कॉन्सेप्ट होंगे, दैट इज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन तब तक के लिए भाई मोटा मोटा समझ लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्चा होता है ना सरकार का, वो कैपिटल नेचर का होता है, उसे कैपिटल खर्चा कहते हैं। एक खर्चा होता है उसका नाम कैपिटल है, ठीक है। तो अभी मैम ने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होता है, यानी कि मेट्रो पे खर्चा हुआ, रोड पे खर्चा हुआ, पार्क में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, ये सब कैपिटल बजट का हिस्सा अभी के लिए, ठीक है। तो इस पे देखिए कितना शार्प इंक्रीज हुआ है। शार्प इंक्रीज बोले तो भाई 34.5% से ज्यादा, राइट। लास्ट ईयर इतना था 4.12 लाख करोड़ और अभी 5.54 करोड़, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 34.5, 34.5% इस पे खर्चा हुआ, परसेंट ज्यादा इसके लिए पैसा रखा गया। क्यों रखा गया? अगेन मैं फिर बता दूं, पहला पिलर था निरोगी काया, दूसरा था घर में माया। घर में माया यानी कि प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि जो बनाने वाली कंपनीज हैं, प्रोडक्शन उनको स्ट्रॉन्ग करना है। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे देश में विकास के लिए बाहर से कंपनी आए, तो वो भी उसी कंट्री में आएगी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। ये ना हो कि भैया मेरे को फरीदाबाद से दिलशाद जाने के लिए महीनों सोचने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है, या फिर मेरे को नोएडा जाने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है, या मेरे को गुड़गांव, मुझे पता है मेट्रो में बैठा 1.5 घंटे में पहुंचा, तो भाई क्यों कोई नहीं आएगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने? सब आएंगे। रूट जितने आसान होंगे, कहते हैं ना मंदिरें जितनी आसान होती है उतना मजा आता है। अगेन ये लेजी कुछ उन लोगों के लिए जिनको पता है कि भैया हाँ रूट्स ठीक है, तो भैया हम निकल जाते हैं। मेट्रो का रूट है ना, ठीक है, मैं घर पे तो आ ही जाऊंगा, मैं निकल जाता हूँ। तो ठीक उसी तरीके से बाहर की कंपनीज को इजी लगता है ऐसी कंट्रीज में आना जहाँ पे रूट्स आसान होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितने आवर्स ट्रैवलिंग में या कम्युनिकेशन में सेव होंगे उतने प्रोडक्शन में लगेंगे, राइट। और जितना टाइम बचेगा दैट मीन्स उतना आप ग्रो कर सकते हो, चाहे आप पैसे में ग्रो करो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में ग्रो करो, चाहे आप अपनी स्किल ग्रो करो, राइट। तो इसीलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज किया गया है 34.5%। उसके बाद आता है रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई ये 118,101 लाख करोड़, 1,18,101 लाख करोड़ जो खर्चा है अब तक का हाईएस्ट है। किस लिए? रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवे के लिए किया गया है, ठीक है। अगेन रोड मतलब वही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया ना। फिर आगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेलवे के लिए 1,10,55 करोड़ एक्स्ट्रा मतलब अलग से रखा गया है रेलवे के लिए, ठीक है। और साथ ही बोला गया है कि 2030 को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल रेल प्लान लाएंगे इंडिया के लिए 2030 में। बोले तो अगेन बोला ना कि जितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जितना जल्दी आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, वो रेल सिस्टम पे भी काम करेंगे। रेल का सफ़र पहले से सेफ बनाएंगे, ऐसे कोचेस लाए जाएंगे जहाँ पे पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस हो वो प्लीजेंट रहे, अच्छा रहे। ऊपर से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का भी बोला गया है कि काम किया जाएगा 2023। उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा ही चल रहा है हमारा, मैं फिर बता दूं दूसरे पिलर चल रहा है, ठीक है। अर्बन में बोला गया है कि भैया जो रेजिंग द शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में जो एक्सपेंशन किया जाएगा, मेट्रो रेल नेटवर्क को और बढ़ाया जाएगा और सिटी बस सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि भाई सरकार भी काम करेगी और कोई प्राइवेट पार्टनर भी उठाया जाएगा पार्टनरशिप के लिए, और दोनों मिलकर काम करेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को संवारने में। और उसके लिए 20,000, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे है 20,000 बसेस, रुपीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो गलती से लिखने की एरर है। तो 18,000 करोड़ यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, 18,000 करोड़ इसके लिए अलग से रखे जाएंगे। किसके लिए? रेल के लिए और सिटी बस सर्विसेज के लिए, मेट्रो के लिए और उसके लिए। फिर 7th जो आपका आया वो आया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में 139 गीगावाट
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स एडेड की जाएंगी। और उसके बाद एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है जहाँ पर बिना पॉल्यूशन किए आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। ये भी आपका जो है लॉन्च करने के लिए सरकार ने बोला है कि हम करेंगे। फिर ये कुछ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज हैं, 2000 करोड़ इस पे खर्च किए जाएंगे। अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। कि आपको मालूम ही है कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि सरकार अपना कंट्रीब्यूशन पूरा बहुत कम जगहों पे रख रही है। मतलब चाहे कोई इन्वेस्टमेंट हो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि भैया बेच तो पैसा आ जाएगा, या फिर अपनी पार्टनरशिप है तो उसके साथ प्राइवेट बंदे की भी पार्टनरशिप ले रही है। तो इन शॉर्ट सरकार कहीं पे भी रिस्क पूरा नहीं ले रही है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को पहले से ज़्यादा इंक्लूड कर रही है। तो P2 ये जो ट्रिपल P मॉडल है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यही बताता है कि सरकार का भी साझा होगा और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो भी साझा होगा। फिर आता है पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस। तो उज्ज्वला योजना, यहाँ पर बहुत से गाँवों में फ्री में LPG कनेक्शन दिए गए थे। तो अभी 1 करोड़ और लोगों को इसको दिया जाएगा, ठीक है ना, 1 करोड़ और। तो इसके साथ ये नंबर पहले से जो था वो 1 करोड़ और बढ़ जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल कैपिटल, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टर हो तो, कि अ सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड टू बी इवॉल्व। अब होता क्या है, बहुत से कानून होते हैं, जैसे घर में मम्मी पापा हैं, ठीक है, दादा दादी हैं, पापा कुछ और कह रहे हैं, मम्मी कुछ और कह रही है, दादा अलग दादी अलग, और आपको समझ में नहीं हो रहा आ रहा कि मैं मानूं तो किसकी मानूं। और सही सब है, राइट, और सब बड़े हैं, किसी के टाल भी नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होता है, मुरब्बा बन जाता है ना, भैया मानू तो किसकी मानू। तो इसीलिए सरकार ने बोला भाई देख, सेबी एक्ट है, ठीक है, डिपॉजिटरी एक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट है, ये सब कहीं ना लूप होल्स देते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ ना कुछ बारीकियां जो पहले की होती है वो दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, दूसरे की तीसरे को कर देती है। तो इसलिए कहा गया कि भैया सिंगल, मतलब इन सबको सिंप्लीफाइड करके एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड निकालो जो आम इन्वेस्टर को समझ में आए और सरकार को भी समझ में है ना, क्योंकि दिमाग का दही हो जाता है इतने सारा जब हम पढ़ते हैं, ये अलग कह रहा है वो अलग कह रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद इंक्रीजिंग FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। भाई FDI का मतलब क्या होता है? FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात बाहर का कोई विदेशी इन्वेस्टर आकर आपके यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है बिना किसी ज्यादा फड्डे में पड़े, ज्यादा किसी बड़े प्रॉब्लम में पड़े। तो भाई पहले इंश्योरेंस में सेक्टर में 74%, माफ कीजिएगा 49% लिमिट थी FDI की, कि भैया 49% तक कोई फिरंगी इंडिया के इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। 49 के बाद यानी कि 51 तो इंडियन का ही होना चाहिए, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट में 49% से ज्यादा फिरंगियों का इन्वेस्ट नहीं हो सकता अगर वो इंश्योरेंस का है। तो ये पुराना रूल था, अब उसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे भी सरकार ने बोला ठीक है भाई हम कम रखते हैं, तुम प्राइवेट सेक्टर हो, तुम फिरंगी हो, तुम आ जाओ। तो अब जो FDI है वो वहां पे 74% हो गया है, पहले से बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSP, 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो फिनेंशियल कैपेसिटी है पब्लिक सेक्टर बैंक की उनको बढ़ाने की, जो भी बैंकों की फाइनेंशियल हालत चरमरा रही है, आपको पता ही है कितना बुरा टाइम है, एक तो लोन मांगने वाला नहीं है, ऊपर से कोई लोन मांग ले तो देने वाला नहीं है, अब ऐसे में बैंक करे क्या। तो ये 20,000 करोड़ उसके लिए रखे गए हैं। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस, एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी हो कि ये जो DICGC एक्ट है, ये है क्या? ये एक्ट आपको बताता है, ध्यान से सुनना, सरल भाषा में बताऊंगी, बिल्कुल देसी भाषा में, कि अगर आपके बैंक में, एग्जाम्पल दे रही हूं, 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, और माफ कीजिएगा बट मान लीजिए वो बैंक गया डूब, तो आपको तो टेंशन हो जाएगी, BP बढ़ जाएगा भाई, मेरा BP बढ़ जाएगा। अभी येस बैंक में थोड़ा बहुत पैसा जमा था और खबर है कि भैया येस बैंक तो डूबने को है, लॉकडाउन के वक्त ऐसी खबर आई थी कि भैया बहुत दिक्कत आ रही है, तो टेंशन हो गई थी। ऐसे में ये जो DICGC है ये आगे आता है
और आपके सर पे हाथ रख के बोलता है कि मैं हूं ना। यानी कि ये आपको 5 लाख तक का कवर देता है। 5 लाख तक का कवर है कि अगर तेरे अकाउंट में 5 लाख तक का रुपया है और तेरा बैंक डूब रहा है तो DICGC तुम्हें वो देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख है और 1 लाख डूब गया तब भी ये 5 लाख देगा, तभी 1 लाख ही देगा, लेकिन मैक्सिमम ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस करता है, राइट। तो DICGC एक्ट जो है 1961, to help depositor get an easy and time bound access to their deposit to the extent of the deposit insurance cover। यानी कि सरकार ने बोला इसको थोड़ा और ईज देंगे ताकि कोई इन्वेस्टर भटके ना। उसका बैंक आए दिन की खबर हो गई, भाई ये बैंक डूब गया, वो बैंक में दिक्कत आ गई, उसमें आ गई, तो इन्वेस्टर का बहुत जल्दी बीपी बढ़ जाता है, भैया बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, पहले PMC वाला कांड हुआ, उसके बाद येस बैंक का कांड हुआ, अभी पता नहीं कब कौन से बैंक की कहानी खुल जाए, कुछ पता थोड़ी ना है। तो ये इसलिए कहा गया कि भैया ताकि इन्वेस्टर को थोड़ा ऑल इज वेल वाली फील आए कि ठीक है भैया, निर्मला जी ने बोला है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो इजी वे बनाया जाएगा कि उसे उसका पैसा आराम से मिल जाए। उसके बाद बोला मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर द सरफसाई एक्ट प्रपोज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 50 लाख टू 20 लाख फॉर NBFC मिनिमम एसेट साइज 100 करोड़। सिंपल भाषा में समझिए, NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, डिटेल में बताऊंगी किसी ऐसे लेक्चर में जहाँ पे बैंकिंग पढ़ाऊंगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना, एक ऐसी एजेंसी जो बैंक जैसा काम कर रही है लेकिन बैंक नहीं है, NBFC। ठीक है, तो NBFC अगर है कोई जिसकी मिनिमम एसेट साइज, जिसके पास 100 करोड़ तक की परिसंपत्ति है, मिनिमम 100 करोड़ तक की एसेट है, ठीक है, तो अब मान लो इसने लोन दिए, ठीक है, और वो लोन सामने वाले ने नहीं दिए, तो ऐसे में एक एक्ट आता है, सरफेसी बोल लो, सरफसाई बोल लो, जो तुम्हारा मन है वो बोल लो, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो कि सरफेसी एक्ट जो होता है वो मैगना फीलिंग देती है किसको, बैंक्स को और NBFCs को, कि अगर सामने वाला, मान लो तुमने गोलू को लोन दिया है और गोलू उस लोन को लेके गोलमाल हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके बिकवा के तुम्हें पैसा वापस दूंगा। ये साफ ऐसी बोलता है। तो बैंकों को ऑल इज वेल वाली फीलिंग आती है ना, भैया ठीक है, अगर गोलू गोलमाल हो गया हमारा पैसा लेके तो ये उसकी प्रॉपर्टी को बिकवा के पैसा देगा। तो अब जरा पढ़िए कि 50 लाख से 20 लाख, यानी कि पहले 50 लाख या उससे ऊपर तक के ही लोन जाते थे उसके पास, लेकिन अब 20 लाख या उससे ऊपर का होगा तो भी जाएगा। यानी कि बैंकों के लिए और ऑल इज वेल होगा कि पहले तो 50 लाख का मिनिमम लोन होना चाहिए था सरफेसी एक्ट में अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर 20 लाख का लोन भी मरते हुए दिख रहा है, डूबते हुए दिख रहा है, तो वो, और NBFC है और मिनिमम एसेट साइज 100 करोड़ का है, तो वो सरफेसी एक्ट में अप्लाई कर सकती है, अर्जी लगा सकती है कि भैया एसेट उसके ऑप्शन करके थोड़ा पैसा वैसा दे दो मुझे। उसके बाद आया कंपनी मैटर। मैं फिर बता दूं, नंबर 2 ही चल रहा है। नंबर 2 बोले तो आपका जो प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाला था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट, फाउंडेशन, वही इसका नया पॉइंट आया, कंपनी मैटर्स। बोले तो यार एक एक्ट होता है कंपनीज एक्ट, वो कंपनीज को बताता है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, तुम्हें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे शेयर इशू करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ सारे कोड एंड कंडक्ट बताता है। तो बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं इसमें, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। तो पहले क्या था, पहले ये था कि अगर कोई कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख है, ध्यान दीजिएगा, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ है, वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर आने का मतलब है तुझे इसके सारे हाँ ना मानने पड़ेंगे। अब इस लिमिट को बढ़ा के, जो पहले आपकी 50 लाख थी उसको 2 करोड़ कर दिया, और जो 2 करोड़ टर्नओवर था उसको 20 करोड़ कर दिया। यानी कि अब समझो स्पष्ट भाषा में कि अगर मेरी कोई कंपनी है जो 2 करोड़ तक का पेड अप कैपिटल है और जिसमें 20 करोड़ तक का सेल्स है, वो भी कंपनी एक्ट में नहीं आएगी। यानी कि मैं आराम से बिना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, जहां सिमरन जी ले अपनी जिंदगी टाइप से, राइट। मेरे ऊपर सर पे डंडा नहीं खड़ा हुआ, बाबूजी नहीं खड़े हुए हाथ पकड़े हुए कि मुझे दिक्कत है कि भैया मैं कहाँ जाऊं क्या नहीं जाऊं, राइट। तो यहाँ पे इसको ईज दी गई है।
आप समझिए कि किस तरीके से सरकार तिलमिला रही है इसके लिए कि भैया प्रोडक्शन सेक्टर को बूस्ट मिले, क्योंकि उसको जितना बूस्ट मिलेगा उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी की। प्रोडक्शन इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, हर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होता है, जितना स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा सही से चलेगा कंट्री। ठीक है, तो ज़्यादा कंपनीज को बोल दिया कि ठीक है सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वो जो ये लिमिट है वो बढ़ा दी, और बढ़ाने का मतलब है कि अगर उससे कम तक लिमिट है तो तुम इस एक्ट के अंदर नहीं आते, और इस एक्ट में नहीं आते दैट मीन्स तुम्हें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स लाइफ ईजी है बॉस। उसके बाद आता है डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजिक सेल। डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजिक सेल बोले तो जो इन्वेस्टमेंट थी, जो खरीदा था, जो अपना जोड़ा था, वो बेच दिया, विनिवेश। ठीक है, आपको पता है सरकार अपनी बहुत सी संपत्तियां बेचने लग रही है, तो 1,75,000 करोड़ का जो एस्टिमेट है वो डिसइन्वेस्टमेंट से है, बहुत बड़ा है यार। क्या क्या बिकने वाला है, बीपीसीएल बिक चुका है, एयर इंडिया बिकने वाला है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर, ये जितने भी नाम हैं, पवन हंस, ये सब धीरे धीरे करके सब बिकेगा। राइट, सरकार अपनी जो दावेदारी है वो सबके ऊपर से हटा के इनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है पैसा उठाने के लिए। आईडीबीआई के अलावा 2 और बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, सरकार अपने चुंगल से छोड़ देगी प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो भी उसे खरीदेगा उसका हो जाएगा। और जो जीआईसी है वो भी प्राइवेटाइज होगा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक एलआईसी है, एक जीआईसी है। एलआईसी लाइफ से जुड़े इंश्योरेंस करती है, और जनरल इंश्योरेंस लाइफ को छोड़ के बाकी इंश्योरेंस करती है। तो यहाँ पे एलआईसी का भी वर्णन आ गया कि इसका भी आईपीओ निकलेगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, अर्थात शेयर इशू होंगे एलआईसी के नाम के, और आप अगर वो शेयर खरीदोगे तो आपकी हिस्सेदारी एलआईसी पे हो जाएगी, यानी कि एलआईसी भी कहीं ना कहीं सरकार अपना चुंगल छोड़ रही है कि भैया ठीक है उस पर कुछ शेयर हम इशू कर देते हैं, और वो जो खरीदेगा वो उसका मालिकाना हक हो जाएगा, यानी कि एलआईसी पे पूरा का पूरा सरकार का मालिकाना हक नहीं रहेगा। अब आ गया तीसरा पिलर आपका, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, यानी कि समावेशी विकास, आकांक्षा से भरे इंडिया के लिए। राइट, कि भैया सारे सेक्टर्स को ग्रोथ मिले, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, हर सेक्टर की बात होगी। ठीक है, हर सेक्टर मतलब जो अभी तक डिस्कशन में नहीं है। तो सबसे पहले बात हुई एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में कहा गया कि भैया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन कीमत, वो कम से कम 1.5 गुना होगी, किसकी, जो कॉस्ट किसान उसको उगाने में लगाएगा। फिर स्वामित्व स्कीम आया। स्वामित्व स्कीम क्या है कि देखिए इस बात को समझिए कि क्या होता है ना, कि जब दूर दराज गांव में बहुत पुरानी प्रॉपर्टी बाप से बेटे को मिली, दादा से बाप को मिली, तो उसके पेपर नहीं होते हैं। ठीक है, अब पेपर नहीं होते तो कल को जब उस प्रॉपर्टी को लोन लेने के लिए यूज करना हो तो वो कर नहीं पाते। बताओ, प्रॉपर्टी है अच्छी खासी लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहे, तो स्वामित्व स्कीम क्या कहती है, उन्हें मालिकाना हक के दस्तावेज मुहैया कराती है कि भाई हाँ तेरी प्रॉपर्टी है, हम तुझे दस्तावेज दे रहे हैं, और अब तू क्या कर सकता है, इसको दिखाकर बैंक से लोन ले सकता है। राइट, तो ये है स्कीम, और ये 1.80 लाख जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो उनको कार्ड्स दिए गए, यानी कि उनको मालिकाना हक के दस्तावेज दिए गए। इसके अंदर ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड लाइक प्रॉपर्टी ओनर्स इन। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जो है मतलब किसानों को किसानी करने के लिए जो क्रेडिट है वो 16.5 लाख करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना ज़्यादा पैसा मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है अभी हालत बड़ी खस्ता चल रही है सेक्टर की, और एग्रीकल्चर की तो कुछ ज़्यादा ही। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, भाई अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रूरल के, राइट, इसके लिए अलग से फंड है, वो 30 से बढ़ाकर 40 कर दिया, 40,000 करोड़। फिर से वही वाली बात है, जितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी। एक बात यहाँ पे ये समझिए कि आप जितना स्ट्रॉन्ग रूरल सेक्टर को कर देंगे ना, उतना ही कम लोग वहां से पलायन करके अर्बन सेक्टर में आएंगे। और अगर रूरल वाले बंदे को आपने अच्छी लाइफ दे दी, वो रूरल में रह गया, तो अर्बन वाले की लाइफ खराब उतनी नहीं होगी जितनी तब हो जाती है जब रूरल का बंदा भी अर्बन में आ रहा है। रूरल वाला ना रूरल का रहता है ना अर्बन का रहता है, अर्बन वाले को टेंशन होती है भी यहाँ पे, तो क्योंकि
पॉइंट की बात यह है कि जो रूरल वाला बंदा है वो अर्बन सेक्टर में आ गया तो वो कम पे काम करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अर्बन वाले के खर्चे इतने हैं, वो कैसे हो, राइट। तो अगर आप एक सामंजस्य है, आप एक संतुलन बना दे कि रूरल वाले को उसकी डेवलपमेंट दे दे, अर्बन को अपनी दे दे, तो दिक्कत नहीं आएगी और दोनों सेक्शन आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, यानी कि मजबूत करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे फंड बनाया गया, डेवलपमेंट फंड। उसके बाद जो सिंचाई का फंड है उसको भी भैया 10,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए हैं, डबल कर दिया गया। उसके बाद आपको मालूम ही है अभी जो कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ, सबसे ज्यादा मैत्री जो आपको सुनाई दी, दुख वाली गाथा सुनाई दी, वो थी माइग्रेंट वर्कर की ना, नंगे पाँव कितने किलोमीटर का सफर कितनों ने तय किया बिना खाने के बिना पानी के। तो उनके लिए बनेगा वन नेशन वन राशन कार्ड, कि भैया तुम कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा राशन कार्ड है, तुम वहां से जाके राशन ले सकते हो, ठीक है। तो इनकेस अगर तुम्हें कुछ महीनों के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह भी जाना पड़ा तो तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, राइट। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब पैसे को चैनलाइज कर देना हर जगह पे ताकि ग्रोथ ना रुके, राइट। बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको बजट पार्ट 2 में मिल जाएगा, लेकिन अब तक के लिए अभी के लिए यही कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब अलग अलग सेक्टर में पैसे को फ्लोट करना, मतलब उसका प्रवाह करना, ताकि किसी की ग्रोथ पैसों के अभाव की वजह से रुके ना। तो यहाँ पे इसके अंदर स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू की गई है SC/ST वुमेन्स के लिए, विमेन के लिए, जिसमें मनी मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस टू 50% हो गई है, ठीक है। पहले ये 25% थी, अब 15% हो गई, ताकि उनको इजीली लोन मुहैया हो जाए, उनके ऊपर ज़्यादा दिक्कत ना है, और एग्रीकल्चर से जुड़े के लिए भी उनको लोन आराम से मिल जाए। उसके बाद 15,700 करोड़ जो बजट एलोकेशन है वो MSME सेक्टर के लिए, यानी कि लघु और मध्य वर्गीय जो उद्योग होते हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए अलग रखा गया है। उसके बाद चौथा पिलर आता है री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो वहाँ की ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्किल्स, प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, वो सब उनमें कूट कूट के भरा होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे स्कूल एजुकेशन की। ऑब्वियस सी बात है ना, स्कूल से बच्चे पढ़ के निकलेंगे, अच्छे बन के निकलेंगे तो आगे कल को फ्यूचर अच्छा होगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी। तो 15,000 स्कूलों में NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, माफ़ कीजिएगा, जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी लास्ट ईयर, उसको 15,000 स्कूलों में अप्लाई किया जाएगा, सिलेबस बदला जाएगा, सारी चीज़ें की जाएगी जो भी उस पॉलिसी के अंदर था। NEP का भी डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा आने वाली सीरीज में, आने वाले लेक्चर्स में। और 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। सैनिक स्कूल जो होते हैं वो गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो 100 नए स्कूल खोले जाएंगे। फिर रही बात हायर एजुकेशन की, तो उसके लिए एक सेटअप किया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड सेट करेगा एजुकेशन का, ठीक है, उसको रेगुलेट करेगा, उसकी फंडिंग का भी ध्यान रखेगा। इसी के साथ 750 एकलव्य स्कूल ट्राइबल एरियाज में खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूल क्या होते हैं, ये स्केड्यूल ट्राइब के लिए होते हैं, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट रह सकता है, सीख सकता है, ठीक है, और स्पेशली स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए होते हैं। तो 750 स्कूल खोले जाएंगे ऐसे। उसके बाद स्किलिंग के लिए 3,000 करोड़ जो है वो नेशनल अप्रेंटाइज ट्रेनिंग सेंटर में किए जाएंगे, ताकि जो युवा निकले वो कौशल के साथ निकले, उसको स्किल्स, बेसिक स्किल आती हो, ताकि वो इजीली अपना करियर स्टार्ट कर पाए। मतलब एक कोशिश है, अभी कितना हो पाता है कितना नहीं ये तो वक्त बताता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट अगेन स्किल को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे 3,000 करोड़ रखे गए हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे चौथा पिलर, चौथा नहीं ये है आपका, हाँ ये है आपका 5वां पिलर, माफ कीजिएगा, दैट इज इनोवेशन एंड R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना इनोवेट किया, जितना इनोवेट करोगे उतना पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी, जितनी पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी उतना पहले की तुलना में जल्दी काम होगा, जितना जल्दी काम होगा उतना तुम टाइम सेव करोगे, जितना टाइम सेव करोगे उतना तुम और काम करोगे, तुम और ग्रो करोगे, राइट। सेम चीज़ है, कोई 5 घंटे में लर्न करता है, कोई 1 घंटे में कर जाता है,
तो जो 1 घंटे वाला है वो 5 घंटे में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, राइट। तो इनोवेशन एंड R&D बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे 50,000 करोड़ 5 सालों में, सॉरी 5 सालों में खर्च किए जाएंगे किसमें, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाने के लिए। और उसके बाद डेढ़ ये जो 1,500 करोड़ रुपए हैं ये खर्च किए जाएंगे ताकि जो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट है वो प्रमोट हो सके, लोग पेपर करेंसी को छोड़ के जो डिजिटली ट्रांसफर है फंड का वो करें। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेट मिशन, ये एक मुहिम है जिसमें सरकार की जो पॉलिसीज है वो अलग अलग भाषाओं में आपको इंटरनेट या टीवी पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है, जितनी भी मेन भाषा है इंडिया में उसके। PSLV ये हमारा रॉकेट है जो भैया आपको पता ही है, जो सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जाता है। तो ये जो है लॉन्च होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, और ये ब्राज़ील के अमेजोनिया सैटेलाइट और इंडियन सैटेलाइट के साथ होगा। उसके बाद एज पार्ट ऑफ गगनयान मिशन, इसके अंदर क्या होगा, 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो जनरल स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट में रशिया में ट्रेन होंगे, ट्रेनिंग लेंगे। और फर्स्ट अनमैन लॉन्च का मतलब है ऐसी मशीन जिसे इंसान नहीं चाहिए वो खुद चल जाएगी। तो पहला ऐसा लॉन्च होगा जिसमें इंसान नहीं होगी, सिर्फ मशीन होगी, वो होगा दिसंबर 2021 में। इसी के साथ 4,000 करोड़ जो है वो 5 सालों के लिए साइड में रखे गए हैं डीप ओशन मिशन के लिए। इफ यू रिमेंबर लास्ट बजट में ब्लू इकोनॉमी की चर्चा हुई थी, है ना, ब्लू इकोनॉमी। तो ये उसी का पार्ट कह सकते हैं आप कि 4,000 करोड़ जो है वो ओशन जो है आपके उसको बेहतर बनाने के लिए खर्च होंगे। इसके बाद लास्ट पिलर आ गया नंबर 6, दैट इज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार कम से कम हो लेकिन फिर भी उसके रूल्स जो हो वो सबसे ज़्यादा पालन किए जाए, वो माने जाए। तो इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स already introduced to ensure transparent and efficient regulation of the 56 allied healthcare profession। तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशन है उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाए रखने के लिए ये एक कमीशन है होगा। क्योंकि देखिए मेन क्या है ना कि अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि कोविड-19 ने रियलाइज करा दिया कि हम कितने पानी में हैं, और उसी ने ये बनाने पे हमें मजबूर किया। और इसी के साथ नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल है, ये नर्सिंग प्रोफेशन के लिए आएगा कि भैया उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे ग्रो कराया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे नर्चर किया जाए। उसके बाद आता है प्रपोज्ड कंसिलिएशन मैकेनिज्म। कंसिलिएशन मतलब एक प्रोसेस जिसमें मान लो गोलुए और मोलुए और उन दोनों की लड़ाई, ठीक है, तो बीच में एक शख्स आया और उसने उन दोनों की लड़ाई सॉर्ट आउट करा दी, उसे कहते हैं कॉन्सिलिएटर, ठीक है। तो एक बीच का बिचौलिया आ गया जो लड़ाइयों को सॉर्ट आउट कराता है। तो एक कॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश है, किसके लिए, कि भैया जो आपके डिस्प्यूट होते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकार की जो भी यूनिट्स हैं जिन पे उनका मालिकाना हक 51% या उससे ज़्यादा होता है ओनरशिप, उसे CPSE कहते हैं। तो अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको क्विक रेजोल्यूशन के लिए आपका कॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म बनेगा। उसके बाद ये जो 3768 करोड़ रुपए हैं ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस के लिए पहली बार होने वाला है कि जो सेंसस होगा, जनगणना होगी वो डिजिटल होगी, ठीक है। अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू कोविड ओनली। तो इसके लिए 3768 करोड़ अलग रखे गए हैं। इसके साथ ही 300 करोड़ अलग दिए जाएंगे गोवा को। क्यों? क्योंकि भैया 60 साल हो गए किस चीज के, जो पुर्तगाली थे उनसे आज़ादी ले रहे। पहले वहाँ पे पुर्तगालियों का सब चलता था तो दबदबा, तो उनसे आज़ादी मिली थी गोवा को, 60 साल हो गए और उस सेलिब्रेशन के लिए 300 करोड़ दिए गए हैं। साथ ही 1,000 करोड़ दिए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ टी वर्कर स्पेशली वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन इन असम एंड वेस्ट बंगाल थ्रू अ स्पेशल स्कीम। तो एक स्पेशल स्कीम 1,000 करोड़ की किसके लिए, जो टी वर्कर हैं वुमेन और चिल्ड्रन असम के, उनके वेलबींग के लिए, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे 6 पिलर कंप्लीट हो गए, फाउंडेशन कंप्लीट हो गई। पहले पिलर किए, उनके अंदर जितना भी पैसा जहां जा गया विद लॉजिक विद ऑल रीजनिंग हमने किया। उसके बाद एक
बात आती है फिस्कल पोजीशन की। भैया बजट की बात आ रही है और ये बात नहीं की जाए कि भैया औकात क्या है, कहाँ खड़े हो तुम, तो बात अधूरी रह जाएगी ना। तो देश की इकोनॉमी की बात हो रही है कि भैया फिस्कल पोजीशन कहाँ है, मतलब वित्तीय विवरण पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो पैसे से जुड़ी सारी बातें जो बताई गई हैं वो ये है कि जो रिवाइज एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का वो 34.50 लाख यानी कि 34,50,000 करोड़ है, एज अगेंस्ट ओरिजिनल एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर ऑफ 30.42 लाख, यानी कि पहले से काफ़ी बढ़ गया है एक्सपेंडिचर। ठीक है, और उसके बाद जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर था और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका 4.39 लाख करोड़ था, हो गया है, और ये 4.12 लाख करोड़ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अगेन यहाँ पे जो टर्म नॉलेज है आपको परेशान कर रही होगी वो कैपिटल कर रही होगी। ठीक है, बजट पार्ट 2 में आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना कि एक तरीके का खर्चा है जो बड़ा है, 4.12 लाख करोड़ से 4.39 लाख करोड़ हो गया है। उसके बाद ये हमने 34.5% की ग्रोथ हुई है ये बता दिया। इसके बाद आइए फिस्कल डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिटेल में मिलेगा बजट पार्ट 2 में, लेकिन तब तक के लिए सिर्फ इतना कि फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं उधारी, बोरोइंग। तुम्हारे ऊपर कितना उधार है इसका मतलब वो फिस्कल डेफिसिट है, राइट। तो ये हमेशा जीडीपी पे कैलकुलेट होता है, जीडीपी मतलब देश का प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8% प्रोडक्शन कह रहा है ना, जीडीपी कह रहा है ना, यानी कि अगर आपका 100 रुपए का प्रोडक्शन था तो 8 रुपए की उधारी थी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये जो आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट था, देखिए आर का मतलब है रिवाइज्ड। रिवाइज्ड कब हुए थे, कोविड की वजह से रिवाइज हुए थे। ठीक है, तो पहले किसी को नहीं मालूम था कोविड आने वाला है, फरवरी 2019 में किसी को नहीं मालूम था कि कोविड धज्जियां उड़ा देगा, तो वो एस्टिमेट अलग थे। उसके बाद बीच में जो एस्टिमेट थे वो दोबारा रिवाइज हुए। ठीक है, तो रिवाइज एस्टिमेट थे, ये 9.5% ऑफ जीडीपी थे, लेकिन अब इसको कम करके हमने कोशिश करी है, मतलब प्रे करी है, हमने बोला कि भैया 9.5 हो गया था, अब हम कोशिश करेंगे वो 8% रहे, यानी कि उधारी पहले से कम हो। ठीक है, और एक टाइम पे हमारी जो उधारी थी वो 3 से 4% तक की ही थी, ये तो अभी बढ़ी है क्योंकि टाइम बहुत खराब आ गया। ठीक है, तो अगेन कोशिश है उसको कम करने की। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, किसी भी बजट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आपके डायरेक्ट टैक्सेस से कितना पैसा आया या उस क्षेत्र में क्या कहते हैं ना, सरकार मूवमेंट लाई, सरकार ने क्या क्या किया उसके लिए। तो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में जो फर्क आया, एक बात मैं फिर बता दूं, डायरेक्ट टैक्स डिटेल में बताऊंगी मैं आपको टैक्स के लेक्चर में। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, फिलहाल के लिए सिर्फ इससे काम चलाओ कि वो टैक्स है जिसे तुम किसी और पे नहीं टाल सकते, तुम्हारे हिस्सा आया है तुम्हें ही देना पड़ेगा, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी गाइडलाइंस आई हैं कि भाई अगर 75 साल की उम्र है या उससे बड़ी उम्र है, और अगर आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन है, तो तुम्हें रिटर्न फाइल नहीं करनी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है तुम टैक्स नहीं दोगे, तुम टैक्स दोगे, लेकिन तुम्हें रिटर्न फाइल नहीं करनी, बैंक ही तुम्हारा टैक्स काट कर सरकार को जमा कर देगा। शर्त क्या है, तुम 75 या उससे बड़े हो साल के, 75 साल या उससे बड़े, प्लस तुम्हारी इनकम का सोर्स या तो सिर्फ इंटरेस्ट हो या फिर पेंशन हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग केसेस, अगर कोई फ्रॉड किया है तो रीओपनिंग जो केसेस की थी वो पहले 6 साल थी, उसको कम कर दिया 3 साल तक कि भैया ठीक है 3 साल तक रीओपन हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग सीवियर टैक्स इवेजन। अब भैया अगर कोई बड़ी गोलमाल है तो उसके लिए तो कितना भी हो सकता है, लेकिन छोटी मोटी गोलमाल के लिए 3 साल। उसके बाद फेसलेस प्रोसीडिंग के लिए एक ट्राइब्यूनल बन रहा है। ठीक है, किस लिए, ताकि कम टाइम में एफिशिएंसी के साथ आपकी जो सुनवाई है वो हो जाए। टैक्स हॉलिडे फॉर स्टार्टअप, टैक्स हॉलिडे मतलब वो टाइम जिसमें तुम्हें सरकार या तो कम टैक्स देने को बोल रही है, तुम्हें टैक्स देने को बोल ही नहीं रही, वही जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तुम्हें टैक्स नहीं देना, तुम काम करो, क्योंकि टैक्स का प्रेशर अगर दिमाग में रहेगा तो प्रोडक्शन पे काम नहीं कर पाओगे। और अगर सरकार को लग रहा है कि ये टाइम वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मजबूत होना चाहिए,
टैक्स को मारो गोली, क्योंकि अगर अभी 1-2 साल में स्ट्रांग हो गए तो बाद में टैक्स ले लेंगे, टैक्स कहाँ भागे जा रहा है। तो टैक्स हॉलीडे जो है वो स्टार्टअप्स के लिए, यानी कि नए जो बिजनेस आ रहे हैं उनके लिए एक्सटेंड किया है 1 साल और के लिए। कब तक के लिए? 31 मार्च 2022। ऑब्वियसली बात है, अभी कोविड के चलते सबकी हालत खस्ता है, तो इसलिए टैक्स हॉलीडे 1 साल बढ़ा दिया। देयर इज अ प्रपोजल टू नोटिफाई रूल्स फॉर रिमूविंग हार्डशिप फॉर डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई एनआरआई है जो इंडिया का बंदा है लेकिन इंग्लैंड में कमा रहा है, अब इंडिया भी टैक्स मांगेगा, इंग्लैंड भी टैक्स मांगेगा, वो पागल थोड़ी ना कि वो दोनों जगह टैक्स बढ़ेगा। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। किसके बीच में? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, यानी कि 2 कंट्रीज के बीच में, हर 2 कंट्रीज के बीच में ऐसा एक्ट होता है जो आसान कर देता है किसकी लाइफ? उस बंदे की लाइफ जो उसमें से किसी एक का नागरिक है और दूसरी में रहकर वो कमा रहा है, कि भैया देख इससे तो हम इतने ही लेंगे, आपस में बांट लेंगे इतना इतना, ताकि उस पर डबल बोझ ना है। ठीक है। और अगर मान लो किसी 2 कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट नहीं है, मान लो नहीं है, तो वहां पे डबल टैक्स देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे प्रपोजल है कि भाई हम डबल टैक्सेशन को ईज करेंगे ताकि डबल टैक्स का बोझ एनआरआईज पे, बंदों पे ना आए। उसके बाद ओवर 1 लाख टैक्स पेयर ऑप्टेड टू सेटल टैक्स डिस्प्यूट ऑफ ओवर ₹85,000 करोड़ थ्रू विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम क्या थी कि भाई जितने भी लोगों ने टैक्स के फड्डे किए हुए थे, जिनका केस चल रहा था, जिनके ऊपर पेनल्टी चल रही थी, उन्हें बोला गया भैया लड़ाई माफ करो, लमसम पैसा दो, हम माफ करने को तैयार है, जी लो अपनी जिंदगी। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा देखे ना, 85,000 करोड़ रुपए जमा किया सरकार ने। लोगों ने बोला भाई लड़ाई में क्या रखा है, ठीक है हम इतना लमसम दे रहे हैं, हमें माफ करो, मैं जाने दो। उसके बाद लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट इंक्रीज टू 10 करोड़ फ्रॉम 5 करोड़ फॉर एंटिटीज कैरिंग आउट 95% ट्रांजैक्शन डिजिटली। डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने की मुहिम है, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर तुम्हारा 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल है, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ 5% है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो तुम्हारी जो टैक्स का ऑडिट मतलब जो होती है टर्नओवर की, पहले कितनी थी? 5 करोड़, अब 10 करोड़ कर दी, यानी कि अगेन 10 करोड़ तक कमा रहे हो तो तुम्हारा टर्नओवर को टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। आराम से कमाओ, आराम से मौज करो, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ऑडिट मतलब क्रॉस चेक की कोई घपला तो नहीं है, लेकिन शर्त क्या है कि 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल होनी चाहिए। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, यहाँ पे मोटा मोटा कस्टम ड्यूटी की बात हुई है कि किस पर कितनी कम हो गई, किस पर कितनी बढ़ गई। अब कस्टम ड्यूटी बढ़ने का मतलब होता है टैक्स बढ़ना, यानी कि टैक्स बढ़ेगा यानी कि चीज महंगी होगी, तभी आप टैक्स में सुनते हो कि क्या क्या चीजें महंगी हुई। और कस्टम ड्यूटी कम होने का मतलब होता है उस पर टैक्स कम हो गया, यानी कि सस्ती हुई, यानी कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई। लेकिन यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में आपको टैक्स के चैप्टर में कराऊंगी, लेकिन तब तक के लिए सिर्फ इतना कि ये वो टैक्स है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे लगता है, ठीक है। कोई चीज बाहर से आ रही है या बाहर जाएगी तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे हम थैंक यू की स्लाइड पर आ गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट की रिप्लाई किए जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ, जो बहुत बड़ा डाउट है, उसे बजट पार्ट 2 में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लेक्चर सुनिएगा, समझिएगा, डाउट आए तो पूछिएगा। बहुत से लेक्चर आने वाले हैं जो आपकी नॉलेज को क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट की मदद से बिल्कुल स्ट्रेंथ यानी कि बहुत मजबूत कर देगा, स्ट्रेंथन कर देगा। और इसी के साथ आपसे बाय बाय कहूँगी, और इस वादे के साथ कि अगले लेक्चर में हम बजट पार्ट 2 लेकर आएंगे। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वर्दी लगा हो तो, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे विद गुड कंटेंट एंड क्रिस्टल क्लियर नॉलेज। अभी के लिए इतना, बाय बाय।